अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आज आज आप सब ने FA2 का मॉक अटेम्प्ट किया और ये बहुत ज़रूरी भी होता है कि पूरे सेशन में आपकी प्रैक्टिस किस तरह से रही है और मज़ीद आप पेपर से पहले आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि आपने किस तरह से पेपर में जाके चीज़ों को अटेम्प्ट करना है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप फर्स्ट टाइम जो है ना कोई नया कॉन्सेप्ट या कई नए तरीके से एग्जामिनर पूछ रहा होता है या कुछ अनसीन मतलब आ जाता है। तो हमारी उसकी मतलब तैयारी कैसी है, हमने उसको कैसे टैकल करना है, इसके लिए पहले हम लोग एक मॉक अटेम्प्ट कर लेते हैं तो काफ़ी चीज़ें हमारी बेहतर हो जाती हैं। ठीक है, तो आज अगर आप लोगों ने मॉक अटेम्प्ट किया होगा तो अल्लाह आपका भला करे। उम्मीद है कि इतना मतलब मुश्किल नहीं था कि डिमोटिवेशन हो जाए किसी को तो वो कहे कि यार मेरे पेपर की तैयारी सही है, लेकिन इतना तो अंदाज़ा हो जाता है कि मेरा कौन सा टॉपिक जो है जिस पे भी मुझे मज़ीद तैयारी की ज़रूरत है, प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो अंदाज़ा हो जाता है बंदे को। तो भी हम डिस्कस करते हैं अपना मॉक। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मॉक में हम एक तो ये जो कॉन्सेप्ट जो हैं वो टेस्ट हो गए हैं हम उसको भी लेके चलें, और साथ साथ जो है हम ये भी देखेंगे पेपर में जब क्वेश्चन आना है, कोई अनसीन क्वेश्चन है या अगर आपके क्योंकि कोई भी फाइनेंशियल में ये हमें फ़ायदा एक हो जाता है कि हमारे पास एक फॉर्मेट होता है कि ये क्वेश्चन है किसी भी सपोज हमारे पास जैसे कंसोलिडेशन का क्वेश्चन खुला हुआ है, तो हमारे पास एक फॉर्मेट होता है कि यार ये फॉर्मेट है कंसोलिडेशन का, अगर प्रॉफिट एंड लॉस के साथ है या फिर बैलेंस शीट के साथ है तो हमने उसके ऊपर जो है ना सिर्फ जो फिर वर्किंग उस हिसाब से हम करके तो हमने उठा के फॉरवर्ड में चीज़ें पोस्ट कर देनी होती हैं। तो इसमें ये फ़ायदा मतलब अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग को एज़ कम्पेयर टू देखें ना तो कॉस्ट अकाउंटिंग का तो काफ़ी फ़र्क है इससे, कि उसमें हर क्वेश्चन एक नए पैटर्न पे और हर टीचर अपने पैटर्न पे पढ़ा रहा था, लेकिन मोस्टली फाइनेंशियल का रिपोर्टिंग का जो पेपर होता है इसमें सेम फॉर्मेट होता है और आपने वैल्यूज पुट करनी होती हैं और उसके आपको स्टेप वाइज नंबर मिल रहे होते हैं। तो ये इसका ज़्यादा फ़ायदा, तो हम वो भी देख रहे होंगे कि किस तरीके से हमने पेपर में करना है। तो अल्लाह का नाम लेके हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा था आज वाले मॉक का कंसोलिडेशन का क्वेश्चन था ये। इसको हम डिस्कस करते हैं और बाकी चीज़ें साथ साथ इंशाल्लाह डिस्कस होती रहेंगी। अब हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले ये आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी क्वेश्चन हमने जब से पढ़ना, सबसे पहले हम उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ रहे होंगे कि हमें रिक्वायर क्या है, उस हिसाब से जो रिक्वायरमेंट होगी उसको हमने जो है वो आंसर की फेस पे उसको रखना। उसके बाद बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी वर्किंग में आ रही होंगी, उसको हमने जो है वो फेस पे नहीं लिखना, क्योंकि मार्क्स वो हमें फेस के उस हिसाब से दे रहा होता है। जैसे वर्किंग में है, वर्किंग के मार्क्स वो उधर जाके देख लेता है। एग्जामिनर जो है वो हमारा बहुत सियाना बंदा होता है, वो सीनियर FCA भी होता है अक्सर, और जो है कई ACA भी होते हैं, तो वो उनको अंदाज़ा होता है कि बच्चा कहाँ पे क्या कर रहा है और क्या करना चाह रहा है। तो इस तरीके से उम्मीद है कि वो मतलब मसला वहाँ पे होता नहीं है, तो हमने पहले फेस पे इन चीज़ों को लिखना। अब क्वेश्चन अगर हम पढ़ते हैं इसकी रिक्वायरमेंट, सबसे पहले वो कहता है कैलकुलेट दी गुडविल ऑफ ऑन एक्विजिशन ऑफ एस कंपनी। ठीक है, इसमें हमने गुडविल एक्विजिशन पे जो है वो कैलकुलेट करनी है, और दूसरे उसने प्रॉफिट एंड लॉस और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मांग लिया है हमसे। तो इस दफ़ा काफ़ी चांस है कि कंसोलिडेशन का क्वेश्चन पूछेगा और उसमें कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और प्रॉफिट एंड लॉस ही पूछ रहा होगा। साथ में इसी तरह से यहाँ तो वो गुडविल का कह देगा और यहाँ पे जो है वो CRE NCI इस तरह की वर्किंग कह देगा हमें पेपर में कि भाई ये करके दे दो। तो बैलेंस शीट का वो छोटा सा कोई भी स्टेप एक हमसे पूछ लेगा, वर्किंग करवा लेगा, और साथ में वो प्रॉफिट एंड लॉस इसके ज़्यादा इस दफ़ा चांस हैं। बाकी ये हमारी आगे प्रॉफिट एंड लॉस कॉम्प्रिहेंसिव इनकम उसने हमसे मांगी है, तो ठीक है करते हैं। अब इसमें जो है ना कहता है पी लिमिटेड 1 अक्टूबर, सबसे पहले हमारे पास एक डेट आ गई कि हमने एक्विजिशन हुई कहाँ पर। ऑन 1 अक्टूबर 2010 पी एक्वायर्ड 75% ऑफ द इक्विटी शेयर इन एस लिमिट एस कंपनी। ठीक है, अब हमने देख लेना, दो चीज़ें हमने पहले नोट किया करनी है। सबसे पहले ये कि हमारा ईयर एंड क्या है और हमारी एक्विजिशन हुई कब है। 31 मार्च 2011 हमारा ईयर एंड था और हमने 1 अक्टूबर 2010 को हम लोगों ने जो है ना वो एक्विजिशन किया, तो हमारे पास 6 मंथ्स बनते हैं। 6 मंथ्स बन गए। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि कितने शेयर लिए हैं। वो कहता है कि 75% जो है वो एक्वायर किया है हमने, और जो है ना एक्विजिशन वाज थ्रू अ शेयर एक्सचेंज ऑफ 2 शेयर्स इन पी फॉर एवरी 3 शेयर इन एस। जितने हमने एस से शेयर लिए हैं उस
उसको आप लोग 3 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 से करेंगे तो हमारे पास जो है ना नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, इसके कितने हमने लिए हैं। उसके बाद वो कहता है कि स्टॉक मार्केट में जो है वो पी के शेयर की प्राइस जो है उस टाइम पे एक्विजिशन के टाइम पे वो चल रही है 4 पर शेयर। उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास आ गई एक समराइज प्रॉफिट एंड लॉस आ गई है दोनों कंपनीज की, एस कंपनी की भी और पी कंपनी की भी। उसमें हमारे पास आ गया जी रेवेन्यू आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल आ गया, ग्रोस प्रॉफिट आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आ गई, एडमिन एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। उसके बाद अदर कंप्रिहेंसिव इनकम आ गई। ठीक है, ये हमारे पास आ गई एक प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद अब ये जो आपने क्या करना है कि कोई भी पॉइंट है आपके पास, जैसे जैसे आप अकाउंटिंग में क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं, कोशिश करें कि साथ साथ उसकी एडजस्टमेंट वगैरह कोई भी हो वो लिखते जाएं आप। तो जैसा हमने स्टार्ट में ये क्वेश्चन की जो बॉडी है वहां पे हमने पढ़ा, तो उसमें हम लोगों ने साथ ही उसकी वर्किंग बना लेनी है। पहले हमने 6 मंथ को अपने हाईलाइट कर लिया, उसके बाद 75% को अपने हाईलाइट कर लेना। उसके बाद हम वर्किंग कर रहे होंगे कि टोटल हमारे पास जो भी शेयर कैपिटल होगा उसको हमने कर लेना है 75% डिवाइडेड बाई, ये हमारे पास हो गया जी एक जो हमारे पास आएगा ना शेयर उसको डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, जिससे हमारे पास एग्जैक्ट हमारी वाली जो शेयर है वो आ जाएंगे कि हमने कितने शेयर दिए हैं सब्सिडरी में एक्विजिशन के लिए, और उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, जिससे हमारे पास हमारी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी हमारे पास। तो इसकी हमने वर्किंग कर ली साथ। उसके बाद हम चले जाएंगे पॉइंट नंबर 1 पे। पॉइंट नंबर 1 में हम पढ़ रहे हैं, वो कह रहा है कि भाई पी की पॉलिसी है टू रिवैल्यू ग्रुप्स लैंड टू मार्केट वैल्यू एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, पेरेंट इस तरह से करता है रिवैल्यू प्रायर टू इट्स एक्विजिशन, एस कंपनी ने लैंड को वैल्यू किया एट हिस्टोरिकल कॉस्ट ड्यूरिंग द पोस्ट एक्विजिशन। अब उसने कहा कि ठीक है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे उसने किया था, हम लोग जो है वो रिवैल्यू करते हैं। अब वो कहता है कि पोस्ट एक्विजिशन पीरियड के बाद लैंड जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है ओवर इट्स वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन बाय 1 मिलियन। 1 मिलियन जो है वो हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया जो गेन आया लैंड के ऊपर। अब उसने क्या किया है, वो कह रहा है कि एस कंपनी रिकॉग्नाइज विद इन इट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, उसकी उसने वर्किंग कर दी होगी रिवैल्यूएशन सरप्लस की 1 मिलियन की। तो वो हमें जो है ना ऊपर क्वेश्चन में उसने शेयर ये शो भी करवाया अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में, जब हम आए हैं गेन और रिवैल्यूएशन लैंड जो है जिसका नोट 1 से उसने रेफरेंस किया था वहां पे उसने 1 मिलियन को शो करवाया होगा। अब इसमें हमने करना क्या होता है, जब हम लोग कंप्रीहेंसिव इनकम को कर रहे होते हैं तो हम जितने मंथ्स की एक्विजिशन से लेके और बैलेंस शीट डेट आती है तब तक की जितना टाइम होता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं उतने मंथ से। तो ये हमारे पास 6/12 आ जाएगी, सारे के सारे हम इस कॉलम को 6/12 से नॉर्मली कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें हमारे पास एक चीज़ अगर नोट करें आप, तो ये पोस्ट एक्विजिशन 1 मिलियन का जो है वो आया है, गेन आया है, तो इसको हम जो है वो 6/12 से नहीं कर रहे होंगे मल्टीप्लाई। उसके बाद हम अगले क्योंकि अब इसकी हो गई हुई है यहाँ पे उसने एंट्री खुद कर दी हुई है, तो हम इसमें से सिर्फ अपना शेयर ले लेंगे एंड पे जो 75% है वो निकल आएगा हमारा। तो हमने इसको मतलब 6/12 में इस तरह का कुछ नहीं करना। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट पे जब आते हैं तो वो कहता है इमीडिएटली आफ्टर द एक्विजिशन, सेम 1 अक्टूबर को जब एक्विजिशन हुई है ना, पी ने ट्रांसफर किया है एन आइटम ऑफ प्लांट विद द कैरिंग अमाउंट ऑफ 4 मिलियन एट ए agreed प्राइस of 5 million. At this date, the plant has 2.5 year remaining life. कॉस्ट थी हमारे पास 4 मिलियन, सेल की हमने 5 में, और प्रॉफिट हमने ले लिया 1 मिलियन का। ये हमने किससे कमाया, हमने अपनी सब्सिडरी से कमा लिया। और हमारे पास जो है यूजफुल लाइफ थी उस टाइम पे, वो थी 2.5 ईयर्स। 2.5 ईयर्स हमारे पास उस टाइम की यूजफुल लाइफ थी। अब हम लोग क्या करेंगे, वो कहता है कि जी पी हैड इंक्लूड द प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर एज रिडक्शन इन इट्स डेप्रिसिएशन कॉस्ट और ऑल डेप्रिसिएशन चार्ज टू द कॉस्ट ऑफ सेल। तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग जो है ना, जो हमने एक्स्ट्रा 1 मिलियन का प्रॉफिट इसे कमाया है, हमने उस प्रॉफिट को जो है वो रिवर्स करना है। और इसके अलावा जो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है, देखे ना वो हमारी 4 मिलियन की तो थी, एक एसिड था। अब वो 5 मिलियन का हमने उसको दिया, 5 मिलियन के ऊपर उस अल्लाह के बंदे ने जो है ना ऊपर वाला 1 मिलियन हमने प्रॉफिट कमाया हुआ था, उसने 5 के ऊपर उसको डेप्रिसिएशन करना 2.5 साल के हिसाब से।
ठीक है, तो वो जो ऊपर वाला 1 मिलियन था उसको 6 माह आगे जो मजीद उसने डेप्रिसिएशन चार्ज की है हम वो भी रिवर्स करेंगे। ठीक है, वो भी हम सोल्यूशन में देखेंगे कि उसने कैसे की है। तो अब इसमें हमने 1 मिलियन को जो है वो रिवर्स करना है, और इसको उसने क्या कहा कि कॉस्ट ऑफ सेल में चार्ज किया हुआ है, कहता है आर डेप्रिसिएशन चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल। तो हमने इसको कॉस्ट ऑफ सेल के साथ, क्योंकि हमारे पास सिस्टम सिर्फ बैलेंस शीट तो मांगी नहीं, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस और कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मांगी हुई है, हम इसको कॉस्ट ऑफ सेल के साथ एडजस्ट कर रहे होंगे। उसके बाद कहता है आफ्टर एक्विजिशन एस ने कुछ चीजें सोल्ड की हैं 40 मिलियन की पी को। ठीक है, दिस जो गुड्स है कॉस्ट 30 मिलियन, जिसमें से 12 मिलियन की जो गुड है वो रिमेन अनसोल्ड है पी की इन्वेंट्री में। ठीक है, अब इसमें भी अगर हम देख लेते हैं तो इसमें हम लोग जो है ना वो रिवर्स कर रहे होंगे चीज़ों को। वो इस तरीके से हम कर रहे होंगे कि 40 मिलियन की जगह थी जो कि सेल की है, कॉस्ट थी उसकी 30, प्रॉफिट कमाया हमने 10 का। अब ये जो अच्छा, ये हमारे पास ये जो 12 मिलियन के जो अनसोल्ड गुड है, इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे कि मार्केट पे हम लोगों ने सेल की थी, मार्जिन जो भी उसकी परसेंटेज है पहले वो निकालेंगे, उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो हम देखेंगे कि भाई हमने जो है वो 10 मिलियन का हमने प्रॉफिट कमाया, टोटल सेल थी हमारे पास 40, मल्टीप्लाई बाय 100 करके हमारे पास ये आ जाएगा मार्जिन 25% ऑफ सेल। ठीक है, ये हमारे पास मार्जिन आ गया। अब ये जो 25% ऑफ सेल है इसको हम कर रहे होंगे, लगा रहे होंगे 12 मिलियन पे जो हमने कमाया था। 12 डिवाइडेड बाय 100 जो भी सेल की मल्टीप्लाई बाय, जब हम 25 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 मिलियन। अब ये 3 मिलियन वो अमाउंट है जो कि हमने अपनी सब्सिडरी से कमाई थी, तो इसको हम कर रहे होंगे रिवर्स। सब्सिडरी ने हमसे कमाई थी, अब सब्सिडरी ने जब हमसे कमाई थी पेरेंट से, तो इसके अंदर क्या एनसीआई का इफेक्ट भी आ रहा होगा, ये हमने देखना है। जब भी हमने इंटर कंपनी सेल परचेज करनी है, चाहे वो मशीनरी की हो चाहे वो स्टॉक की हो, तो हमने वो देखना है कि अगर तो वो की हुई है सोल्ड सब्सिडरी ने, तो फिर हम देखेंगे कि उसका एनसीआई पे भी इफेक्ट आ रहा होगा। जब हम देखेंगे कि वो पेरेंट ने किया तो फिर उससे भी इफेक्ट नहीं आ रहा होगा, ये चीज़ भी हमें साथ नोट करनी है। तो ये हमारे पास जो है वो 3 मिलियन जो है ये हमारे पास रिवर्स हो रहा होगा, जो प्रॉफिट है सब्सिडरी ने अपने पेरेंट से कमाया, और इसमें एनसीआई का इफेक्ट भी आ रहा होगा। उसके बाद जब हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 में, तो उसमें वो कहता है कि एनसीआई, वो कहता है जी P policy to value the NCI interest at the acquisition date at fair value। ठीक है, the director determined to be 100 मिलियन। फेयर वैल्यू जो NCI की है ये हमारे पास आ गई 100 मिलियन। ठीक हो गया, ये हमारे पास काम आएगी जब हम लोग एनालिसिस ऑफ इक्विटी बना रहे होंगे, उस टाइम पे काम आ जाएगी। उसके बाद वो कह रहा है पॉइंट नंबर 5 में कह रहा है कि गुडविल जो है इसकी नोट सफर्ड एनी इम्पेयरमेंट। ठीक है, ये उसने हमें इन्फॉर्मेशन दी है, किसी किस्म की कोई इम्पेयरमेंट नहीं की गुडविल में। उसके बाद वो कह रहा है ऑल आइटम इन दी अबव स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इवनली ओवर द ईयर अनलेस ओवर। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 6 में वो हमें कह रहा है कि इवनली ओवर द ईयर जो है वो सेम सेल परचेज और सारी वो बनी हुई है, जितनी भी हमारी सेल हुई है कॉस्ट ऑफ सेल सबको हम 12 ईयर पे इक्वली डिवाइड कर रहे होंगे इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम लोग आते हैं इसके सोल्यूशन पे कि इसने सोल्यूशन में क्या किया है, और हमने मतलब उसको किस तरीके से देखा है, और सोल्यूशन में हमने किस तरह से इसको अटेम्प्ट। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले ये देखें जी, उसने कहा है कि हमारे पास हमें रिक्वायरमेंट ए थी कि हमें एनालिसिस ऑफ इक्विटी चाहिए। एनालिसिस ऑफ इक्विटी में जो है वो हम लोग ये एक फॉर्मेट बना रहे होते हैं, एक्विजिशन डेट पे कितने परसेंट शेयर था, पेरेंट का कितना एनसीआई का था, और टोटल का एक कॉलम बना लें तो बेहतर है, नहीं भी बनाए तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन बना लेना चाहिए। डिपेंड करता है कि हमारे पास टाइम कितना है पेपर में। सबसे पहले हमारे पास आगे शेयर कैपिटल उसने हमें जो है ना वो बताया हुआ था क्वेश्चन में 160,000 है। उसके बाद आगे हमारे पास अदर रिजर्व, रिजर्व की अमाउंट उसने हमें बताई हुई थी 2200 है, तो जिसमें से हमने जो है वो लेस कर दिया 400 इंटू 6/12। ठीक है, अब ये 400 जो है ना ये हमारे पास था जो कि वैल्यूएशन लॉस हमारे पास है ना इक्विटी का इन्वेस्टमेंट में, वो हमारा रिवर्स में से जो उसने हमें ऊपर बताया अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में बताया था कि लॉस ऑन फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट, वो आया था 400। तो 400 में से जो 6/12 है वो हम लोग लेंगे सिर्फ अपने वाले टाइम का, कि अगर हम लॉस को भी इवनली डिवाइड कर रहे होते हैं 12 मंथ पे, तो 6 मंथ का जो लॉस था वो आता है 200, तो वो हमने लेस कर दिया था रिजर्व में से। उसके बाद हम आए थे रिटेन अर्निंग में। रिटेन अर्निंग में मजे की चीज ये है कि एक उसने हमें वैल्यू दी हुई थी 120,000 जो कि एक्विजिशन के टाइम पे थी, लेकिन इसके अंदर हम जो इस साल का प्रॉफिट था पूरा
उसका जो हमारे इससे पहले, हमारे एक्विजिशन से पहले जो 6 माह का प्रॉफिट था, तो हम वो भी तो इसमें ऐड करेंगे ना। तो टोटल प्रॉफिट की वैल्यू जो उसने दी हुई थी 66,000, उसको हम 6/12 करेंगे, ताकि हमारे आने से पहले जो 6 माह का प्रॉफिट था वो ऐड हो जाए और हमारे पास एक्विजिशन टाइम की रिटेन अर्निंग आ जाए, वो आ गई ये हमारे पास। उसके बाद वैल्यूएशन सरप्लस जो है वो कोई नहीं था एज सच हमारे पास है, क्योंकि वो हमारे पास हुआ था एक्विजिशन के बाद। तो उसको हम पूरे का पूरा ही ले रहे होंगे, वो बाद वाली वर्किंग में लेंगे, हम एक्विजिशन के टाइम पे नहीं था वो। ये हमारे पास आ गई टोटल वैल्यू। ठीक है, इसको हम लोगों ने जो है वो परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमारे पास कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की हमने स्टार्ट में वर्किंग की थी 160, जो कि हमारे पास शेयर कैपिटल था। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई बाय कर दिया 75% पे, डिवाइडेड बाय 3 जो हम लोग जो उसके शेयर होंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 जो हमारे शेयर जाने हैं, और मल्टीप्लाई बाय 4 जो हमारे शेयर की वैल्यू, मार्केट वैल्यू है उस दिन। तो ये हमारे पास आ गई थी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ये हमारे पास गुडविल आ जाती है। अब कुछ क्वेश्चन में उसने पार्शियल गुडविल मेथड कह रहा था, कुछ में फुल गुडविल मेथड कह रहा था। तो ये हमारे पास आ गई फुल गुडविल, जो कि एनसीए की अवेलेबल थी 1 लाख। ये हमारे पास आ गया 20,000 उसकी गुडविल। ये हमारे पास आ गई टोटल गुडविल। अब इसमें क्या होगा, गुडविल तो हम लोगों ने निकाल ली, जो कि उसने कहा हुआ था पॉइंट ए में कि हमें गुडविल की वर्किंग दें एट एक्विजिशन, एनालिसिस ऑफ इक्विटी दें। तो वो तो हमने निकाल ली। उसके बाद वो कहता है कि सिंस एक्विजिशन टिल बैलेंस शीट डेट का हम लोग बनाते होते हैं एक पोर्शन, वो क्यों नहीं बनाना, क्योंकि वो कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इनकम स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, इस वजह से हम वो वाला कॉलम नहीं बनाएंगे, उसमें हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे। अगर हम बैलेंस शीट बना रहे होते तो फिर हम लोग जो है ना वो जो है एज ऑन चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं, तो उस टाइम हमने ये बनानी थी। अच्छा जी, उसके बाद उसने हमें वर्किंग दी। वर्किंग पे आ जाते हैं। वर्किंग में वो कहता है कि पेरेंट ने सब्सिडरी को जो है वो एक एक्विजिशन के टाइम पे यकम अक्टूबर 2010 को एक प्लांट जो है वो दिया था, और प्लांट के ऊपर 1 मिलियन कमाया था। तो हमने ऊपर डिस्कस किया, तो उसने क्या करना है, उसने कहा जी हम गेन को जो है वो रिवर्स करेंगे 1 मिलियन से। तो अगर हम उसको गेन को रिवर्स करते हैं तो गेन डेबिट हो जाएगा, और जो डेप्रिसिएशन जो हमने एक्स्ट्रा चार्ज की थी वो पहले डेबिट हुई थी, उसको अगर हम रिवर्स करेंगे वो क्रेडिट हो जाएगी, और नेट गेन जो हमने रिवर्स करना है उसकी वैल्यू आ जाएगी 800। ठीक है, अब 800 जो है ये डेबिट होना है, तो उसने आगे देखे हमें करके दिखाया, वो कहता है गेन डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल में और प्लांट क्रेडिट, और एनसीआई विल नॉट इफेक्ट। क्यों? क्योंकि ये जो है वो पेरेंट ने सेल की थी, तो इसको इसका जो है वो एनसीए पे इफेक्ट नहीं आएगा, ये सारा का सारा पेरेंट पे आ रहा होगा। उसके बाद अगला जो स्टेप था उसमें, अगले पॉइंट में उसने हमें जब कहा था कि जो है ना सब्सिडरी ने कुछ इन्वेंट्री पी को दी थी, तो उसकी हमने वर्किंग की थी कि 3,000 का जो गेन है वो हम लोग रिवर्स कर रहे होंगे। तो वो हमने कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और स्टॉक क्रेडिट कर दिया, और एनसीए पे उसका इफेक्ट आ गया। ये हमारे पास वर्किंग जिसकी आ गई। उसके हमारी रिक्वायरमेंट बी पे, जिसमें उसने हमसे मांगी थी कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस और अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम। तो उसमें हम सबसे पहले जो है वो पेरेंट का जितना भी होता है कॉलम वो सारा एज सच आ जाता है, और उसके साथ जो सब्सिडरी का वो आ जाता है 6/12 हो के। तो इधर हम देख सकते हैं कि रेवेन्यू जो है हमारे अपना वाला पूरा आ गया, और 6/12 हमने उसका ले लिया। रेवेन्यू माइनस हमने किया है 40,000। ये मेरे पास 40,000 जो है वो आ गया है, जो हमने सेल परचेज हुई थी, सब्सिडरी ने इन्वेंट्री सेल की थी पेरेंट को 40 मिलियन की। वो हमने कॉस्ट ऑफ सेल में से भी लेस कर दी, उसमें से रेवेन्यू में से भी लेस कर दी। हमारे पास रेवेन्यू की वैल्यू आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल में आते हैं पेरेंट की कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। उसके बाद ये सब्सिडरी की कॉस्ट ऑफ सेल 6/12 से आ गई, प्लस करेंगे 800 जो हमने वर्किंग यहाँ पे भी किया ऊपर ये वाली। और उसके बाद जो है ना लेस आ गया 40,000 वही वाला जो ऊपर अभी हमने सेल और इसमें से लेस किया, और 3,000 हमारे पास आ गया है जो हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ सेल का जो कॉस्ट ऑफ सेल में किया, जो गेन हमने कमाया था सब्सिडरी ने पेरेंट में से। और इसका इफेक्ट एनसीए में भी आना, तो वो भी हम नीचे देख रहे होंगे। उसके ये हमारे पास आ गया ग्रोस प्रॉफिट। उसके बाद आ गया डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो ये चीजें एज सच आ रही होंगी, पेरेंट की आ गई, उसके बाद सब्सिडरी की 6/12, फिर एडमिन कॉस्ट आ गई 27,000 ये पेरेंट की पूरी, और सब्सिडरी की 6/12, फिर फाइनेंस कॉस्ट भी इसी तरह से। फिर ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद टैक्स की जब वर्किंग करेंगे तो वो भी सेम है, उसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, बिल्कुल सिंपल। उसने पेरेंट की ले ली, साथ जो है सब्सिडरी की 6/12 ले ली, फॉर द ईयर हमारे पास प्रॉफिट एक आ गया। उसके बाद आती है हमारे पास अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम। अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम में भी अगर हम देखें तो 2500 जो है हमारे पास था पेरेंट का, और 1000 जो हमारे पास था वो सब्सिडरी का था। इसको हम 6/12 नहीं करेंगे, हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये पोस्ट एक्विजिशन था। उसके बाद जो है ना अल्लाह आपका भला करे लॉस था जो, अब लॉस की भी उसने वैल्यू दी हुई है कि 700 जो था वो तो पेरेंट का था, वो एस सच आ रहा होगा। जो 400 था उसको हम 6/12 करेंगे, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है।
ये सारा का सारा प्री एक्विजिशन था, ये सारा का सारा पोस्ट एक्विजिशन था। जब ऐसे ना हो तो फिर हम इसको तो पूरे ईयर पे जो है वो हम ले रहे होते हैं क्लोज थ्रू आउट द ईयर, इस तरह टोटल हमारे पास जो है वो 400 आया है। तो उसको हमने 6/12 करके, तो ये हमारे पास 700 प्लस 200, 400 को जब हमने 6/12 से किया 200 आ गया, तो 900 का हमारे पास लॉस आ गया, इसको ले लिया, ये हमारे पास अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम आ गई टोटल। अब वो कह रहा है कि टोटल अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम फॉर द ईयर जो है वो ये आ गई है। उसके बाद हमने इसमें दो चीजें होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अगर सिर्फ बनानी होती है तो फिर हमने करना था कि प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑनर ऑफ पेरेंट और एनसीआई को, लेकिन जब हमने अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम भी उसने मांगी होती है तो फिर हम लोग दो दफा हम एट्रीब्यूटेबल को कर रहे होते हैं। एक दफा हम प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल, जिसकी प्रॉफिट की अमाउंट हमारे पास ये थी, हमने इसको उठा के यहाँ पे रखा है, और उसके बाद एनसीआई की हमने वर्किंग किया कि उसमें इस साल का प्रॉफिट इतना था, हमारे वाले टाइम में करें का अगर कैलकुलेट करते 6/12 करेंगे, और उसने प्रॉफिट जो एनसीआई को इफेक्ट करेगा प्रॉफिट, उसको हमने लेस किया, मल्टीप्लाई बाय एनसीआई का जो शेयर था पेरेंट में, उससे करके हमारे पास ये आ गई, और बैलेंसिंग फिगर हमारे पास ये आ जाती है। ठीक है, ऑनर की। तो ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल। और अगर हम टोटल कम्प्रीहेंसिव इनकम को जो है वो एट्रीब्यूट करेंगे तो वो भी सेम आएगी। हमने अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम की यहाँ से अमाउंट उठा ली, उसके बाद जो है ना हम एनसीए की वर्किंग करेंगे कि 7500 जो ऊपर आया था हमने वो रख लिया। उसके बाद अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम में क्या क्या चेंज आया एनसीए में, तो वो 1000 जो था हमारे पास दो वैल्यूज थी ना उसमें सब्सिडरी के, एक 1000 था और एक 400 था जो कि लॉस था। और 1000 का जो गेन वाला 1000 था उसका 25% ले लिया, क्योंकि वो हुआ ही आफ्टर एक्विजिशन है। तो 400 को पहले 6/12 करेंगे, उसके बाद 25% उसका एनसीए वाला शेयर लेंगे, 7700 हमारे पास एक अमाउंट आ गई। और बैलेंसिंग अमाउंट हमारे पास आ गई है ये ये आगे पेरेंट की। ये सिर्फ हमारे पास सवाल था कंसोलिडेशन का, कंसोलिडेशन का सवाल, और वो भी अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम, और हम उसके साथ जो है प्रॉफिट एंड लॉस, और साथ में हो सकता है सीआरई एनसीए या गुडविल, इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन देके हमारे से रिक्वायरमेंट ले ले वो। तो इसकी हमने तैयारी जरूर करके जानी है। उसकी वजह ये है कि इसकी वेटेज में आता है एक हमारे पास फाइनल अकाउंट आता है और एक आता है कंसोलिडेशन। ठीक है, और फाइनल अकाउंट के चांस इस दफा भी इतने के ज्यादा नहीं है, कंसोलिडेशन के चांस ही है, क्योंकि इनकी वेटेज होती है तकरीबन 25 से 35 मार्क्स की। तो कंसोलिडेशन का यूजुअली वो जो है वो 17 से 18 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा होता है, बाकी जो 7 से 8 नंबर के होते हैं वो फाइनल अकाउंट को देगा। तो फाइनल अकाउंट की हमने तैयारी करनी है, शॉर्ट के लिहाज से करनी है। कुछ वो हो सकता है कि कुछ 4-5 नंबर का पूछ ले किसी क्वेश्चन का पार्ट भी, या अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब किसी भी के साथ मिला के, या IS-21 की थोड़ी सी वेटेज है तो उसके साथ मिला के, या इस तरह से फाइनल अकाउंट को वो पूछ ले। या फिर हो सकता है कि वो, अगर वैसे बहुत कम चांस है कि वो पूरा का पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन दे, फिर अगर वो फुल फ्लेज क्वेश्चन देता है, क्योंकि उसकी वजह ये कि फाइनल अकाउंट का फुल फ्लेज जो क्वेश्चन अगर 17 से 18 नंबर का देता है, जो कि उसने पिछले 8-10 अटेम्प्ट में सिर्फ एक दफा दिया है, बाकी हर दफा उसने कंसोलिडेशन का ही दिया है, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है स्टूडेंट का, जिसकी वजह से टाइम जो पेपर का वो आउट हो रहा होता है। तो वो टाइम से बचते हुए कि टाइम के अंदर रहता हुआ स्टूडेंट अपना पेपर पूरा कर ले, तो वो एक थोड़ा सा जो है ना, वो कंसोलिडेशन का क्वेश्चन ही पूछ रहा था, फाइनल अकाउंट का शॉर्ट में पूछ लेगा, या एमसीक्यूज में साथ एक आधा पूछ के, मतलब 4-5 नंबर का शॉर्ट में, और 1-1.5 नंबर का जो है वो एमसीक्यूज में पूछ के वो अपनी वेटेज जो है 25 से 35 नंबर वाली वो पूरी कर रहा होगा। तो फाइनल अकाउंट का भी शॉर्ट के हिसाब से तैयार करना है, लेकिन जरूर करना है, क्योंकि कंसोलिडेशन का अगर वो 17 से 18 नंबर का पूछ रहा है तो बाकी उसने जो 25 नंबर है वो पूरे करने के लिए उसने फाइनल अकाउंट को छेड़ना ही छेड़ना है। हमारे मोस्टली स्टूडेंट फाइनल अकाउंट को जो है वो बिल्कुल इग्नोर करते हैं, और वहां पे जाके 5-7 नंबर तो सीधे सीधे लूज हो जाते हैं, और बाकी चीजें फिर मुश्किल होना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ तक इस क्वेश्चन के लिए तो यही है, और इंशाल्लाह फिर हमारी अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।